Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today we discuss about that the postulates of the नील बोहर एटॉमिक थ्योरी. उससे पहले हमने नील बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट एब्जॉर्ब एंड एमिट एनर्जी, और जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ऑर्बिट्स के अंदर दैट आर फिक्स्ड. ठीक है. और उससे पहले डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल में हम डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड के अंदर हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन बीइंग द चार्ज पार्टिकल्स एमिट एंड रिलीज एनर्जी कॉन्टीन्यूसली एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस. और उसके बाद अगर एनर्जी कॉन्टीन्यूसली रिलीज हो रही है तो देयर शुड बी द लाइन कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम, बट इन फैक्ट द लाइन स्पेक्ट्रम विल बी ऑब्जर्व्ड. ठीक है. तो उसके दो डिफेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए नील बोहर ने अपना मॉडल पेश किया. ठीक है. और उस मॉडल के बाद जिस तरह से हमने रदरफोर्ड के रिजल्ट्स पढ़े थे एक्सपेरिमेंट के बाद, इसी तरह से नील बोहर के पास मॉडल के बाद हम कुछ पास्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है. अच्छा, अब पास्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये पेपर में आते भी हैं, आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. ठीक है. अब सबसे पहले पॉइंट आपके पास क्या होगा, द नील बोहर पास्टुलेट्स आर. नंबर 1 इज हाइड्रोजन आटम. अब सबको पता है कि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल के अंदर नंबर 1 पोजीशन पे है एंड द एटॉमिक नंबर इज 1 एंड मास नंबर इज हमारे पास वो भी 1 होता है. अब इसमें मैंने यहाँ पे बनाया दिस इज द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन्स. ठीक है. और एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके गिर्द जो क्या कर रहा है, रिवॉल्विंग कर रहा है. द हाइड्रोजन आटम कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस. छोटा सा न्यूक्लियस है और टाइनी न्यूक्लियस होने की वजह क्या है, दे ओनली कंसिस्ट ऑफ द प्रोटॉन, नो न्यूट्रॉन कंसिस्ट, नो न्यूट्रॉन्स को कंसिस्ट नहीं करता. एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन वन सर्कुलर और अराउंड द न्यूक्लियस. अब व्हाट इज दिस आर? आर इज अ रेडियस के जो एक इलेक्ट्रॉन्स है वो इसी के गिर्द जो है क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा. ठीक है. इसी और अब ये आपके पास क्या है, वी कैन से दैट द एनर्जी लेवल्स, वी कैन ऑल्सो से दैट दिस इज द ऑर्बिटल्स एंड उसके बाद हम इसको शेल भी कह सकते हैं. ये तीनों नाम हम इसको कह सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये इसी के गिर्द जो है वो क्या करेगा, रिवॉल्विंग करेगा. ठीक है. और ये इसका क्या कहलाएगा, रेडियस आर. The first point is clear that and each orbit has a fixed energy that is quantized. हर ऑर्बिटल की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी है. K की अलग है, L की अलग है, M की अलग है, N की अलग है. और आगे जब हम फर्दर सो ऑन करेंगे, क्योंकि अब 9th क्लास में हम 4 ऑर्बिटल्स के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, K, L, M और N. ठीक है. Third point is that as long as electrons remain in a particular orbital, it does not radiate and absorb energy. ठीक है. The energy is emitted and absorbed only when electron jump from one orbit to another orbital. ठीक है. नील बोहर ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिमेन पर्टिकुलर ऑर्बिटल में रहेगा तो वो एनर्जी को ना तो रेडिएट करेगा और ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिटल के अंदर रह रहा है, उसकी अपनी फिक्स्ड एनर्जी है, तो ना तो वो अपनी एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, ना ही तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है. लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन कोई और आ जाए यहाँ पर, ठीक है, एक ऑर्बिटल और ऑर्बिट आ जाए, ठीक है, तो अब हमारे पास ये अपनी एनर्जी को क्या करना शुरू कर देगा. एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके दूसरी जगह पे चला जाए, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज कर दे, हायर टू लोअर में चला जाए. अभी मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करते हैं, कहाँ पर अपनी एनर्जी को जो है वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाए, ऊपर की तरफ चला जाए, तो हमारे पास फिर इलेक्ट्रॉन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में या एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में मूव कर जाए, तब हम ये कह सकते हैं कि या तो एनर्जी रेडिएट होगी या तो एनर्जी जो है वो क्या होगी, एब्जॉर्ब. अदरवाइज अगर इलेक्ट्रॉन इसी सर्कुलर ऑर्बिटल्स के गिर्द घूम रहा है तो वो अपनी एनर्जी को रेडिएट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा. अब बात ये आती है कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी तो जहां पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा और ऐसी कौन सी पोजीशन होगी जहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी. तो अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडिंग पहले बना दी है कि भी हमारे पास यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो रही है, और अब जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो कौन सी कंडीशन होगी. और when an electron jump from lower orbital to the higher orbital, ठीक है. अब जब हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल्स के दरमियान के अंदर, तो वो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी. अब फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक एटम है,
अब ये उसका ऑर्बिटल है। अब एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ चला गया है, मतलब कि आउटर में चला गया है, तो तब एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, अब एनर्जी रिलीज कब होगी या रेडिएट कब होगी, व्हेन इट्स जंप बैक फ्रॉम हायर ऑर्बिटल टू द लोअर। अब ये एनर्जी क्या करेगा, यहाँ से इनर के अंदर आ जाएगी। मैंने पहले ही बताया था जो न्यूक्लियस के करीब है, फॉर एग्जाम्पल ये न्यूक्लियस है, अगर ये न्यूक्लियस के करीब ये वाला शेल है तो ये इनर शेल कहलाएगा, और अगर ये न्यूक्लियस से दूर है तो ये क्या कहलाएगा, आउटर शेल कहलाएगा। ठीक है, अब एनर्जी लोअर से हायर में गई है, ठीक है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन अगर एनर्जी जो है वो हायर ऑर्बिटल से लोअर की तरफ आई है, मतलब कि दोबारा बैक आ गई है, यहाँ पे इनर की तरफ आ गई है, तो एनर्जी क्या होगी, रेडिएट होगी। अब चेंज इन एनर्जी क्या है हमारे पास, change in energy del E, del is the difference in energies. We can also say that the change in energy is given by the Planck equation. बाजू का एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द प्लैंक इक्वेशन, ठीक है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो सिर्फ ये इक्वेशन आपने राइट करनी होती है, डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 HV। अब डेल E क्या है, दैट इज चेंज इन एनर्जी, E2 क्या है, हायर एनर्जी, वी कैन ऑल्सो से दैट फाइनल एनर्जी भी कह सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास E1 क्या है, दैट इज अ लोअर एनर्जी। अब H हमारे पास क्या है, दैट इज द प्लैंक कांस्टेंट, एंड V हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ H, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, ये भी आपका एमसीक्यूज पॉइंट है कि 6.63 क्रॉस 10 माइनस 34 जॉल सेकेंड इज अ प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू, तो ये भी आपका एमसीक्यूज पॉइंट आ गया। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट आपके पास क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्विंग ओनली इन ऑर्बिटल ऑफ अ फिक्स एंगुलर मोमेंटम MVRS। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपके पास कि जिस इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल्स के गिर्द जो है वो घूम रहा होगा, दैट इज अ MV, M इज अ मास एंड V इज अ वेलोसिटी ऑफ द एनी प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और अगर हमारे पास अब यहाँ पे M क्या है, मास, V क्या है, वेलोसिटी, R इज द रेडियस विच इज सर्कल अराउंड द न्यूक्लियस, जो कि रिवॉल्विंग कर रहा है अपने सर्कल के गिर्द, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग कर रहा है अपने ऑर्बिट के गिर्द, N इज द एनर्जी लेवल विच इज ऑल्सो कॉल्ड द क्वांटम नंबर, and which is the 1, 2, 3 and so on, and H is the Planck constant and 2 pi. This is the whole equation is represented by the angular momentum of the orbitals. ठीक है, अब इस एंगुलर मोमेंटम्स ऑर्बिटल्स के थ्रू हम डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को, हर ऑर्बिटल्स की एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे MVR इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई। अब यहाँ पर N की वैल्यू 1, फिर देन 2, फिर 3 एंड फिर सो ऑन हमारे पास हो सकती है। इफ़ यू रिमेंबर दैट जब मैंने नील बोहर का मॉडल बनाया था तो उसके अंदर मैंने ये चीज़ मेंशन की थी कि हमारे पास n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3, और यही वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट करेंगे। H की प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास 6.63 क्रॉस 10 माइनस 34 है, 2 पाई की वैल्यू आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, दैट इज द 3.14 समथिंग आएगी, और उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनर्जी लेवल्स आ जाएंगे हर एक ऑर्बिटल्स के, K के अलहदा, L के अलहदा, M के अलहदा और N के अलहदा। एंड आई होप आपने इस पास्टुलेट्स को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। इन तमाम पॉइंट्स को अपनी बुक्स पे जरूर हाईलाइट कीजिएगा, और स्पेशली ये आपको पता होना चाहिए कि वेयर इज एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट एनर्जी एंड वेयर इज इलेक्ट्रॉन एमिट एनर्जी। दोनों जगह पे आपको कंडीशंस जो है वो बता दी हैं। आउटर अगर के इलेक्ट्रॉन्स हायर से जो है लोअर से हायर में जा रहा है तो वो कौन सा ऑर्बिटल होगा, और अगर हायर से दोबारा लोअर में आ रहा है तो वो कौन सा ऑर्बिटल्स होगा। ठीक है, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।